अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। तो आज हम बात करते हैं जी जनाब के जापान में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं। शाहिद भाई, आप तो हर टाइम गाड़ी में ही बैठे रहते हैं, हर वीडियो आपकी गाड़ी से स्टार्ट होती है, गाड़ी पे ख़त्म होती है। तो हमें भी बताएं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए जापान में। ये एक भाई ने मैसेज किया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना जापान में बहुत ही आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन करने से मिल जाता है। क्योंकि मैंने भी यहाँ आके ऐसे लिया था। मैं कभी भी ड्राइविंग सीट पे भी नहीं बैठा था जापान आने से पहले। मुझे बिल्कुल ड्राइविंग का नहीं पता था, ना मेरे पास गाड़ी थी और ना ही मुझे किसी ने अपनी गाड़ी में कभी बैठने दिया था ड्राइविंग सीट पे। ठीक है, तो मैंने जो कुछ भी गाड़ी के मतलब सीखा सब कुछ वो जापान आके। तो हम जाते हैं टॉपिक की तरफ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं कि जब मैं जापान में दाखिल हुआ था, इंटर हुआ, और उसके ठीक 6 दिन बाद मैं जापानीज़ ड्राइविंग स्कूल में था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जापान में लाइसेंस लेने के जो है ना मेन वो 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क से आप आए हैं, उस मुल्क का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जाएंगे ड्राइविंग स्कूल में। वहाँ जाके आप ड्राइविंग सीखेंगे और उसके बाद टेस्ट देंगे और फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस है पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका, किसी भी, नेपाल का, किसी दूसरे मुल्क का, अगर आपके पास लाइसेंस है ऑलरेडी वैलिड ओरिजिनल लाइसेंस उस मुल्क का, और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जापानीज़ लाइसेंस में। तो उसके लिए भी आपको जो है ये होता है कि आपको स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसके लिए भी टेस्ट देना पड़ता है। ड्राइविंग टेस्ट उसका ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ज़्यादा सख्ती होती है उसमें। और एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट भी होता है। रिटर्न नहीं होता, वो MCQs का जो होता है ना, वो क्वेश्चन वाला भी होता है। वो इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं होता, वो 50 नंबर का होता है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं दोनों तरीक़ों पे कैसे अमल होता है और कैसे ये लाइसेंस जो है हासिल किया जाता है। नंबर 1 मैं जाऊंगा स्कूलिंग पे, क्योंकि मैंने उसी तरीके से लिया था। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मैं गया जी ड्राइविंग स्कूल। 6 दिन बाद मुझे ड्राइविंग स्कूल मिल गया था। जापान में आते ही मैंने जो मिशन में सोच के आया था कि सबसे पहले जापान में जाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट है। इसके बगैर ज़िंदगी जो है ना, जापान का जो लाइफस्टाइल है वो मैं बंधा रह जाऊँगा अगर मैंने पहले जॉब स्टार्ट कर दी। तो मैंने काम नहीं शुरू किया, जॉब मुझे मिल रही थी, सब कुछ मैंने सब कुछ एक साइड पे रख दिया और पूरा फुल टाइम मैंने लाइसेंस पे लगा दिया। तो उससे जी मेरी फ़ीस कितनी गई, ठीक है, वो थी जी मैंने 32 मान 3,20,000 जापानीज़ येन मैंने फ़ीस जमा करवाई थी स्टार्ट में। ठीक है, और क्योंकि मैंने फास्ट ट्रैक में अपना जो किया था ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे स्कूल का रिकॉर्ड है कि मैंने उस स्कूल में तकरीबन वर्किंग डेज जो होते हैं ना, उनमें 21 दिन में या 20 दिन में मैंने लाइसेंस लिया था। आप हिसाब लगा लें कि 1 महीना भी टाइम नहीं होता ना, 1 महीने भी वर्किंग डेज जो होते हैं वो 22 होते हैं, 23 होते हैं। तो मुझे तकरीबन 20-21 दिन में मैंने लाइसेंस ले लिया था वर्किंग डेज में। तो मैं सुबह को 8 बजे जाता था स्कूल और रात को 8 बजे 9 बजे मुझे छुट्टी होती थी। मैं सारा दिन स्कूल में ही रहता था। तो सुबह मेरी के तकरीबन 2-3 घंटे 4-4 घंटे तक भी मैंने एक दिन में ड्राइव की क्लास मुझे उन्होंने दी है, और 4-4 घंटे तक जो वो पढ़ाते हैं स्कूल की वो भी मैंने क्लास ली है ना। तो इसलिए मैं सुबह को जाता था और शाम को ही आता था, क्योंकि ड्राइविंग तो मैं कर नहीं सकता था। स्कूल वाली वैन मुझे आके स्टेशन से लेके जाती थी, उधर ही वापस उतारती थी, फिर मैं वापस रात को घर आ जाता था ना। तो इस तरह से मैंने वो सारा किया। जब ड्राइविंग टेस्ट हुआ मेरा फर्स्ट, पहले वो आपको पढ़ाते हैं, फिर आपको क्लासें देते हैं, 18-19 घंटे की होती हैं मेरे ख्याल में, मैं थोड़ा सा अगर रॉन्ग नहीं होगा ना, तो वो ड्राइव करवाते हैं। इसी तरह ही इतने घंटे की वो पढ़ाते भी हैं। तो मेरे जो टीचर होते थे वो थे जापानीज़, और वो जापानीज़ लैंग्वेज में ही हमें पढ़ाते थे। लेकिन मैं अभी 6 दिन हुए थे जापान में, आया था सारा ही जब, तो मुझे क्या जापानीज़ आनी थी। लेकिन जो मुझे किताबें दी थी उन्होंने वो थी इंग्लिश में। ठीक है, तो वो मैं किताबें जो है ना उनसे अपनी मेहनत करके पढ़ता था, स्टडी करता था। और साथ में मेरे जो स्टूडेंट दूसरे भी होते थे, लड़के लड़कियां, उनमें से एक लड़की थी, बहुत अच्छी थी वो, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। इवन कि वो मेरे साथ बैठी होती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि हम जो है ना नेक्स्ट पेज पे पहुंच चुके हैं। तो क्योंकि मुझे कौन सा जापानी सुन रहा होता था बैठा, तो मेरा पेज खुद से है ना अपने हाथ से उसको फोल्ड करके मुझे
चेंज कर देती थी ना, भाई हम जो है ना नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए हैं, तुम भी पेज चेंज कर लो, स्टोरी आगे बढ़ गई है। तो मैंने कहना ठीक है। तो इस तरह करके खैर मैंने टेस्ट दिया, जो ड्राइविंग का टेस्ट दिया उन्होंने पहले मुझे 19 घंटे स्कूल के अंदर ड्राइव करवाया मुझसे कार को, ठीक है। तो वो मैंने जब टेस्ट हुआ तो मैंने पहली ट्राई में पास कर लिया। तो फिर उसके बाद वो लेते थे हमसे टेस्ट दूसरा जो पढ़ने लिखने वाला होता है ना, तो वो था 100 नंबर का था, उसमें 50 क्वेश्चन थे। पहला टेस्ट हुआ तो मैंने पहली दफ़ा ही दिया जब, तो मेरे उसमें से नंबर आने चाहिए थे, आई थिंक 90 नंबर आने चाहिए, तो मेरे उसमें नंबर आए थे 86। मैं फ़ेल हो गया, इंग्लिश में था वो सारा ना। तो वो फेल सिर्फ इसी वजह से हुआ कि उनकी जो इंग्लिश भी है ना वो थोड़ी सी उन्होंने ट्रांसलेट की होती है और थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वैसी नहीं होती, वो टाइम भी बड़ा कम होता है। खैर मैं दूसरी दफ़ा फिर दिया, 1 हफ्ते बाद हुआ तो मैं उसमें से भी पास हो गया। फिर मेरी स्टार्ट हो गई जी आउटसाइड ड्राइविंग क्लासेस। फिर मुझे ड्राइवर सीट पे, फिर मैं पहले भी होता था बाद में भी, फिर हम बाहर रोड पे आम सड़कों पे उन्होंने ड्राइविंग जो है ना करवाते थे, सड़कों पे आम साथ बैठे होते थे हमारे टीचर ना, तो वो करवाई उन्होंने। पता नहीं कितने घंटे थी, 10-15 घंटे थी आई थिंक, वो भी ना इतनी थी। तो करवाने के बाद फिर उन्होंने मेरा बाहर टेस्ट भी लिया इसी तरह आम रोडों पे ना, वो भी मैंने पहली ट्राई में ही पास कर दिया ना। तो मेरे साथ में मुझसे पूछते थे, वो कहते लगता है तू कहीं ड्राइविंग करता रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की, मैं कभी ड्राइविंग सीट पे भी नहीं बैठा, लेकिन मैंने कहा मैं साउथ कोरिया में जो है ना फोर्क लिफ्टर है ना वो चलाता था अपनी कंपनी में जहाँ मैं काम करता था, उसकी वजह से जो मेरा हाथ काफ़ी साफ़ हो गया था, और मुझे ना ड्राइविंग में कभी मुझसे गाड़ी जो नीचे नहीं उतरी थी या जो भी लाइनें वगैरह उन्होंने लगाई होती थी मैं एग्जैक्ट सारा कर लेता था ना। खैर वो हो गया जी, मैंने दूसरी ट्राई भी पास कर ली। फिर मेरा टेस्ट हुआ दूसरा, जब जो रिटर्न टेस्ट होता है फाइनल, फिर वो लेते हैं आई थिंक वो 200 नंबर का होता है, और उसमें जो है ना 100 क्वेश्चन होता है, या 100 नंबर का ही होता है, तो 100 ही क्वेश्चन होता है। उसमें तो टाइम होता है सिर्फ 30 मिनट या 40 मिनट, अब मुझे याद नहीं है ना क्योंकि मुझे 5 साल हो गए, तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। उस 30 मिनट के अंदर आपने या 40 मिनट के अंदर अंदर आपने वो 100 क्वेश्चन करना होता है, तो उसमें बड़ी स्पीड लगती है ना। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने वो ट्राई पेपर दिया ना, तो मेरे एंड वाले जो 5-7 सवाल थे ना, वो मैंने देखे बगैर, जो तुक्का कहते हैं ना, उन पे टिक मार किया था ना, तो मेरे आए जी 88 नंबर, 90 चाहिए थे मुझे। 1 नंबर की वजह से जो है ना, 2 नंबर की वजह से मैं फेल हो गया। तो उसका ये होता है कि अगर जो दूसरा टेस्ट होता है आप दूसरे दिन ही जाके चाहे फिर दे ले। मैंने 2 दिन घर आके फिर खूब तैयारी की, अपने टेस्ट वगैरह खुद से दिए, घर आके तैयारी करके तीसरे दिन मैं फिर चला गया टेस्ट देने, और तीसरे दिन मेरा जो टेस्ट है वो पास हो गया, मैं पास हो गया तो जी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। फिर तो ये मैंने फास्ट ट्रैक किया था, 3,20,000 उसका मैंने पहले जमा कराया, और 20,000 यानी मैंने फिर जमा करवाया था अपना फास्ट ट्रैक करने के लिए। मैं जल्दी लाइसेंस लेना चाहता था, अदरवाइज स्कूल में पढ़ते पढ़ते मुझे 2 से 3 महीने लगने थे, फिर जाके मुझे लाइसेंस मिलना था। तो उन्होंने मुझे 1 महीने में दे दिया। मैंने वो 20,000 एक्स्ट्रा फीस जमा करवाई थी, 3,40,000 प्लस जब हमने पेपर, जब जिस दिन हमारा टेस्ट होता है उस टेस्ट की भी फीस होती थी 5,000। तो 2 दफ़ा ड्राइविंग टेस्ट था, उसकी 5,000 वो हो गई, ठीक है, 3.5 लाख हो गया। और फिर जब हम रिटर्न टेस्ट देने भी आते थे तकरीबन 2-3-4 हज़ार समथिंग इस तरह की उसकी भी फीस होती थी। तो वो मैंने 4 दफ़ा दिया, क्योंकि दोनों में 2-2 दफ़ा फेल हुआ था ना। तो आप समझ लें 15,000 हो, वो भी हो गया। तो 3.5 प्लस 15, 3,60,000 येन मैंने जो है ना स्पेंड किया था, और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। तो आप समझ लें आप खुद कि तकरीबन पाकिस्तानी 5 लाख रुपया मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पे लगा है। और उसके बाद फिर मैंने ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया है, जो गाड़ियाँ वगैरह आगे पीछे लेके जाते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 लाख यानी एक्स्ट्रा भरे थे, चूगाता का लाइसेंस कहते हैं, जिसपे एक गाड़ी मैं लोड करके ले जा सकता हूँ ना उस ट्रक पे। तो वो भी हब डाल लें तो 2 लाख यानी वो 5-3, मैंने तकरीबन समझ लें 8-9 लाख रुपया अपना ड्राइविंग लाइसेंसों पे लगा दिया जापान में। अच्छा जी, खैर अब आते हैं दूसरी तरफ, जो कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो क्या करते हैं और उनका कितना खर्चा आता है। ठीक है, वो जनाब सिर्फ सिंपली उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो जाएंगे ड्राइविंग सेंटर में, स्कूल में नहीं जाएंगे, जो भी उस एरिया का ड्राइविंग सेंटर होगा ना वहाँ जाएंगे, जाके कहेंगे जी मैंने अपना लाइसेंस जो है ना वो चेंज करवाना है जापानी लाइसेंस में। तो वो सबसे पहले वो आपके लाइसेंस की खाकुनी करेंगे, मतलब कि उसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल है, कहीं आपने कोई 2 नंबर लाइसेंस तो नहीं बनवाया हुआ या कोई ऐसा वैसा मसला तो नहीं है। वो जब अप्रूव हो जाएगा फिर वो आपको बुलाएंगे, फिर आपसे वो ट्राई के लिए आपको डेट देंगे। ठीक है,
फिर आपकी ट्राई लेंगे। ट्राई वो आपकी जो होती है वहाँ पे वो पुलिस वाला लेता है, वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है वो ट्राई जो होती है ना। छोटी से छोटी सी गलती भी, अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी जो होता है ना, उससे भी कई दफ़ा गलती वो ऐसे ही निकाल देते हैं ना। तो वो ट्राई तकरीबन 2 से 3 महीने बाद एक आती है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने ऐसे लिया है, उनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस थे, लेकिन उनको जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस लेते लेते जो ना 1-1 साल लग गया, क्योंकि वो ट्राई की टाइमिंग बहुत देर बाद देते हैं, फिर उसके बाद बंदे को फेल भी कर देते हैं। उसके लिए भी एक और हल है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप जो है ना, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ही सेंटर चले जाएं, आप सबसे पहले जाएं किसी ड्राइविंग स्कूल में, वहाँ जाके जापानीज़ रूल्स के मुताबिक उनको कहें कि हमें जी 2-3 घंटे की क्लासेस दे दें आप। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब वो आपको क्लास देंगे ना उधर के, वो कैसे गाड़ी चलानी है वो आपको बताएगा, कैसे मोड़ काटना है आपने, कैसे जो व्हीकल है कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, ये लाइन कैसे चेंज करनी है। तो वो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जो स्टेप्स, वो आपको वो स्कूल का जो उस्ताद होगा ना वो बता देगा। वही चीज़ें होती हैं जो जब आप ड्राइविंग सेंटर में जाते हैं टेस्ट देने के लिए, ट्राई देने के लिए ड्राइविंग की, तो वहाँ जाके वो चेक होती हैं। और आपका फिर साथ में प्लस पॉइंट आ जाता है, वो आप पेपर लेके जा सकते हैं सेंटर में कि हाँ जी मैंने जी लाइसेंस तो है मेरे पास, लेकिन मैंने जापानीज़ कानून के मुताबिक ये देखें मैंने 4 घंटे की या 5 घंटे की क्लास ली है, तो ये भी मुझे पता है। तो उससे भी उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो जो आपका ट्राई ले रहा होता है ना पुलिस वाला, कि यार बंदे को थोड़ा जापानीज़ का भी पता है, यहाँ के कानूनों का भी, सिर्फ ये फॉरेनर ही नहीं है ना, इसको यहाँ ड्राइव करने की तमीज़ होगी, इसने 4-5 घंटे क्लास ली है। तो वो उस एक क्लास का 1 घंटे का मेरे ख्याल में 5,000 येन खर्चा आता है। वो आप 25-30 हज़ार खर्च कर लेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट सिर्फ पाकिस्तान का ही लाइसेंस लेके और जाएं और जाके ट्राइयाँ देते रहें। उस पर भी एक ट्राई पे आपका आई थिंक 5 से 7 हज़ार येन खर्चा आता है, ठीक है ना। तो पैसे भी ज़ाया होंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और बहुत देर लग जाएगी लाइसेंस लेने में। ऐसे बहुत कम लोग हैं ज़रूर। मेरा एक दोस्त है, मैं उनको जानता हूँ, करीबी रहते हैं, उन्होंने अपनी फर्स्ट ट्राई में ही पाकिस्तानी लाइसेंस से जापानीज लाइसेंस जो है ना वो लिया है। और आपको पता है वो कैसे लिया उन्होंने ट्राई देने से पहले वो गए हैं स्कूल में, ड्राइविंग स्कूल में, वहाँ जाके उन्होंने 5 घंटे की क्लासें ली हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जनाब ट्राई दी है तो वो पहली में पास हो गए, क्योंकि उनको वो पता चल गई थी वो सारी वीकनेस, वो जो हम जो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस लेके आते हैं ना, चाहे 5 साल वहाँ ड्राइविंग की भी हो, फिर भी हमें पता नहीं होता, यहाँ के रूल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो उनको पता चल गया था, उन्होंने जल्दी ले लिया। तो ठीक है जी, यही था कि अगर आपने जापानीज़ तरीके से लेना है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो स्कूल में जाएंगे तो आपका तकरीबन खर्चा आएगा जनाब पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपया, ठीक है, तकरीबन 4.5 से 5 लाख। और अगर आप लेंगे, आपके पास पाकिस्तान का या इंडिया का, नेपाल का, बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप अप्लाई करेंगे और आप वाकई अच्छे ड्राइवर हैं, और जैसे मैंने कहा है आप उस तरह से करेंगे, अगर स्कूल चले जाएं पहले, तो आपका तकरीबन जो है ना 50,000 येन में आपको लाइसेंस मिल जाएगा ना। अभी देख लें किधर 3.5 लाख येन, किधर 50,000 येन, आप कितने पैसे बचा लेंगे। और इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाएगा इधर से भी। अगर आप स्कूल जाएंगे 50,000 खर्चा तो आ जाएगा आपका, क्योंकि आपके 30,000 यानी क्लासों पे लग जाएंगे, 15-20 हज़ार आपकी वो ट्राइयों पे लग जाएंगे, 2-3 ट्राइयाँ, फिर भी आपको जो है ना कुछ 4-5 महीने लग जाएंगे। दूसरे तरीके से अगर आप स्कूल जाएंगे, फास्टेस्ट तरीका और सेफ तरीका जो भी है ना, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है किसी बंदे के पास, तो वो यही है। तो तीसरे नंबर पे हम चले जाते हैं। थोड़े दिन पहले एक दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा, शाहिद भाई एक बंदा है, वो जो है ना स्कूल में पढ़ के कर लेगा पास, आपने पढ़ के किया था। तो मैंने कहा उसकी एजुकेशन किया, उसने बताया कि उसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, तो उसने जो स्कूल की वैसे वाली ट्राई होती है ना, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ जिनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस होता है वो देते हैं, वो दी है, वो वाला टेस्ट भी नहीं उससे पास हुआ, सिर्फ 50 नंबर वाला टेस्ट होता है, बहुत ही आसान होता है। मैंने कहा यार अगर उन भाई से अगर वो वाला भी नहीं पास हुआ, तो वो ये 100 नंबर वाला और उसके बाद 200 नंबर वाला टेस्ट वो कैसे पास करेंगे ना। तो ये चीज़ जहन में रखें कि आपको या तो जापानीज़ उस लेवल की आनी चाहिए, आप जापानीज़ में वो टेस्ट दे सकते हैं या इंग्लिश में, इन दोनों ज़बानों में दे सकते हैं। उर्दू में, हिंदी में, किसी और ज़बान में वो टेस्ट नहीं होता, इंग्लिश या जापानीज़। आपको इन दोनों में से एक ज़बान जो है ना अच्छी खासी आनी चाहिए, अगर तो स्कूल में पढ़ के आपने टेस्ट देना पास करना है। अदरवाइज़
आप जो है ना थोड़ा सा भी इंग्लिश को जानते हैं ना, और आपके पास पाकिस्तान का, इंडिया का, नेपाल जो भी लाइसेंस हो फॉरनर, तो आप जो है ना वो वाली ट्राई करें, उसमें आप आसानी से पास हो जाएंगे और लाइसेंस ले सकेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आपके पैसे बच जाएंगे और वैसे भी लाइसेंस मिल जाएगा। दूसरा तरीका आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो ये मेरे जहन में आ रहा था, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अगर इसके मतलब और भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले एक बात बता दूँ, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के जापान में ड्राइविंग करना बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी जो है ना यहाँ पे बच के रह जाएगी। पंजाबी से जनू कहते हैं ना। तो ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और व्लॉग में। टेक केयर अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अपने आप पे यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा। बाय।